आधुनिक जीवन गरीबों का सपना क्या हो, गरीबी का सपना क्या हो। कनकलता समयानंतर अक्टूबर 2021 पेज नंबर 41। आपने गांधी के लिए काफ़ी कुछ सुना होगा, महात्मा गांधी के लिए। तो चलिए हम उन्हीं का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की लंगोट एक सामाजिक चतुराई। असहाय, गरीबी, वंचित समाज तो मोटा नजर अनाज, जिसे महाराणा प्रताप के संदर्भ में घास की रोटी कहा गया। बद्य जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे आंतें, सिर, पैर आदि, जिसे मांस विक्रेता और सवर्ण समाज के लोग भी फेंक देते हैं। बीमारी आदि से मरे जानवर, कुत्ते, कौवे जैसे अखाद्य समझे जाने वाले पशु पक्षी, गाय भैंसें के गोबर में से प्राप्त किया गया गेहूं, जिसे जानवर यदा कदा खा लेते हैं और पच नहीं पाने के कारण वो गेहूं उनके गोबर में साबुत ही शरीर से बाहर आ जाता है, जिसे वंचित वर्गों के गरीब लोग गोबर से अलग करके उसके आटे से रोटियां बनाकर खाते हैं। आम की गुठलियों के आटे की रोटियां, सवर्णों की झूठन आदि खाता है। गांधी जी ने इनको भी क्यों नहीं अपनाया? क्यों उन्होंने अपना खान पान हमेशा वंचितों से अलग रखा? दरअसल जब केवल अपना चोला बदलने मात्र से ही काम चल जाता हो, तब उनके निष्कृष्ट भोजन को अपनाने की क्या जरूरत है? गांधी जी द्वारा जब केवल लंगोट पहनने से ही वंचित समाज उनके पीछे पीछे चलने को तत्पर हो गया, तब उन्हें क्या जरूरत थी उनके निष्कृष्ट और अखाद्य भोजन को अपनाने की या उनके साथ बैठ खाने की? यहाँ गांधी जी की वर्गीय चालाकी बखूबी दिखाई देती है। जैसे वो कहना चाहते हों, तुम्हें क्या जरूरत है हमारे जैसा बनने की? लो, हम ही तुम्हारे जैसे बन जाते हैं, तुम्हारे जैसे कपड़े भी पहन लेते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे जैसा भोजन जीवन शैली अपनाने की। ये वही सवर्णीय चालाकी है जो विविध रूपों में हमारी संस्कृति सहित दुनिया की तमाम विकसित और सभ्य संस्कृतियों में दिखाई देती है। मुख राम बगल में छुरी की तरह। दरअसल उनकी लंगोट वर्चस्ववादी समाज की उसी विशद कुचक्कर का हिस्सा है, जिसमें उनकी लगातार कोशिश होती है कि जन साधारण के मन में ये अपना भूल से भी नहीं आने पाए, जिनमें वो भी अच्छा भोजन, बस्तर और जीवन शैली की कामना करें। इसे हम आजकल के नेताओं के नाटकों से भी समझ सकते हैं। जब वो दलितों के घर भोजन करने जाते हैं, अपने साथ पकाए भोजन की बड़ी बड़ी दर्जनों टिफिन बर्तन दरी लेकर, अर्थात भोजन अपना बर्तन, अपने बैठने के दरी चादरें, अपनी केवल छत, उनकी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, दलितों के भोजन, बर्तन, दरी आदि के स्पर्श या उपयोग से दूर भी रहे और दलित उद्धारक की वाहवाही लेकर उनके समाज के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में भी कर दिया। वस्तुतः गांधी जी के लंगोट पहनने का ये कदम उस बात का भी समर्थन करता प्रतीत होता है जिसमें कहा गया है,
रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। यदि गरीब भूखी वंचित जनता अपना रूखा सूखा छोड़कर धना सेठों और पुरोहितों की चुपड़ी देख कर ललचाएगी तो उनकी भी इच्छा होगी उसे पाने और खाने की, और जब वो चाहकर भी उसे ना सकेगी तो सोचने लगेगी कि वो चुपड़ी उसके पास क्यों नहीं है। तब वो इस क्यों के उत्तर ढूंढते ढूंढते उस सत्य तक पहुंच जाएगा जहां वर्चस्ववादी समाज की वो चालाकी छुपी है, जिसमें मेहनतकश गरीब वंचित जनता की सारी मेहनत को वो अपनी बहुविध धूर्तताओं से छीनकर उससे छक कर मालपुए खाते हैं। इसी धूर्तता पर पर्दा डालने के लिए गांधी जी जैसे अपने कुछ लोगों को जनता की आदमी के रूप में खड़ा किया जाना जरूरी है। भूखी नंगी जनता उनके घी से तर मालपुए को देखकर उनकी चालाकियों पर संदेह और सवाल न करे। इसके लिए मालपुए खाने वाले उनके पुरोहित भी जनता को रूखा सूखा खाने का उपदेश देते हैं। उसके विद्रोह के शमन के लिए ये पुरोहित पुनः अपने एवं धना सेठों के गजित धन गोधन बाजी धन को धूरी समान बताते हुए जनता को जब आवे संतोष धन धूरी समान का उपदेश देते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि असंतोष धन प्राप्त करने का ये उपदेश झोलियों भरकर दान दक्षिणा चाहने वाले पुरोहितों तथा तिजोरियों में ठोस ठोस कर संपत्ति इकट्ठी करने वाले व्यवसायियों व्यापारियों महाजनों को कभी क्यों नहीं दिया गया है। दरअसल किसी भी समाज के वर्चस्ववादी तबके को ये बात कभी भी पसंद नहीं आई कि वंचित समाज अच्छा भोजन और साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। क्यों गांधी जी की लंगोट भी इसी लंबी श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी प्रतीत नहीं होती है। इसमें गरीबों को लंगोट में ही रहने और उससे बाहर निकलकर कोर्ट के सपने न देखने का परोक्ष संदेश समाहित है। दूसरा आर्टिकल इसी में है। अंबेडकर का कोर्ट का एक उम्मीद एक सपना। अंबेडकर का कोट एक उम्मीद एक सपना। ठीक यहीं पर डॉ अंबेडकर का 3 पीस सूट या कोट सारी पारंपरिक सनातनी व्यवस्था को एकदम उल्टा करके सिर के बल खड़ा कर देता है। याद रहे गांधी जी के विपरीत डॉ अंबेडकर का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज के उसी 85% से भी अधिक वंचित आबादी को अपने ही समाज के भीतर की गुलामी से मुक्ति दिलाना था। इसलिए उनकी ये कोट अपने आप में केवल एक कपड़ा मात्र नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक सपना भी है, जिसे वो सबके गरीब व्यक्ति के भी मन में बैसा देना चाहते थे। वो एक आग उगलता सवाल है जिसे वो हर मस्तिष्क में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे केवल धनी ही क्यों पहनते हैं, गरीब क्यों नहीं पहन सकते। मस्तिष्क में तूफान पैदा करने वाले चिंतन भी है जिसे वो हर गरीब के मन मस्तिष्क में खड़ा करना चाहते थे। एक अदम्य विद्रोह है जिसके माध्यम से उस व्यवस्था को पलट देना चाहते थे जिसमें समाज के गिने चुने लोग ही चुपड़ी खाते हैं और बाकी लोगों को रूखा सूखा भी ठीक से नहीं मिलता। एक चमकता प्रतीत है कि वो समाज जुल्म सहने को तैयार नहीं, वो भी अच्छे कपड़े भोजन के हकदार हैं। एकदम इसी के समानांतर डॉ अंबेडकर के
दलित स्त्रियों के लिए शालीन एवं उचित वस्त्र पहनने के जागरूकता अभियान को भी देखना चाहिए। इस पक्ष को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस मामले में सवर्ण समाज हमेशा दोहरा व्यवहार अपनाता रहा है। वो अपनी स्त्रियों को जींस या छोटे तंग कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, बल्कि उन्हें सभ्य और शालीन कपड़े एवं कुछ हद तक पर्दे में रखना चाहते हैं, जबकि वंचित स्त्रियां, खास करके दलित आदिवासियों को जितना अधिक हो सके नग्न रहना। अभी बस 1-1.5 सदी पहले तक यही वर्ग दक्षिण भारत में दलित महिलाओं के मजबूर करता रहा कि वो अपने स्तनों को बिल्कुल नग्न रखें। उनके धार्मिक आयोजनों या अन्य समारोहों के दौरान सवर्ण पुरुषों के स्वागत में दलित महिलाओं को अपने स्तनों को नग्न रखकर बाहर खड़ा रहना पड़ता था, ताकि सवर्ण पुरुष उन्हें देखकर आनंदित हो सकें। उन्हें अपने स्तनों के आकार के अनुसार स्तन कर मूल कर्म देना पड़ता था, और यदि कोई दलित महिला अपने स्तनों को ढकने की कोशिश भी करती थी तो सवर्ण पुरुष ही नहीं बल्कि सवर्ण महिला भी उनको कठोर दंड देती थी। जैसे केरल में त्रावणकोर की रानी अतिंगल ने अपनी दासी के स्तनों को कटवा दिया। डाम्बेडकर ने इसी पर चोट की। वंचित समाज की भयभीत महिलाओं को कपड़े पहनने के अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया, उन्हें सलीके से और सम्मानजनक ढंग से कपड़े पहनने को प्रोत्साहित किया, उनका हौसला और साहस बढ़ाया। लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि डाम्बेडकर महिलाओं को पारंपरिक वादियों की तरह पुनः पर्दे के भीतर ले जाकर कैद करने के इच्छुक थे या कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश पुनः वही थी जैसे जनता को लंगोट यानी गरीबी और बेचारगी से बाहर निकलकर कोट अर्थात सम्मानजनक की हैसियत में ले आने की थी। अर्थात दलित देव नारायण को नगद नारायण के साथ जोड़ने की दलित स्त्रियों के संदर्भ में भी उनकी कोशिश और सोच यही थी कि अच्छे एवं सलीके के वस्त्र पहनने की आज़ादी और अधिकार केवल वर्चस्ववादी समाज की महिलाओं को ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं को है। यही कारण है कि डाम्बेडकर की कोट सवर्ण समाज को इस कदर चुभ गई। इसलिए वर्तमान में गांधी जी की लंगोट को चुपके बड़ी करने की कोशिश हो रही है, ताकि डाम्बेडकर की कोट को उसके सामने छोटा किया जा सके, उसे महत्वहीन और तुच्छ साबित करके जनता को उसके विरुद्ध किया जा सके। रोज अपनी गरीबी, लाचारी और भूखमरी से विद्रोह करती जनता को पुनः दरिद्र नारायण एवं भाग्यवादी बनाकर ईश्वर की कृपा और दया के अधीन लाया जा सके। इसके लिए गांधी जी की लंगोट को बड़ी करना उतना ही जरूरी है जितना गरीब जनता को लगातार गजधन, गोधन, बाजी धन की तुलना में संतोष, धन की महिमा समझना या धनासेठों और पुरोहितों की पराई चुपड़ी को देख जी ललचाने का उपदेश। लेकिन इसी के समानांतर डाम्बेडकर की कोट भी वंचित समाज से लगातार कह रही है, सदियों से तुम्हें अच्छे कपड़ों से वंचित रखा गया, कभी धर्म द्वारा, कभी राजदंड के भय द्वारा, तो कभी उनके आत्माओं द्वारा, परमात्माओं द्वारा तुम्हारे हितैषी होने का नाटक करके। लेकिन याद रखो, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार तुम्हारा भी है। तुम अपने मन में उसको सपना बुनो और अपने सपनों के लिए संघर्ष करो। मैंने अपनी कोट से तुम्हारे मन में अच्छे और सम्मानपूर्ण जीवन के सपनों के बीज बो दिए हैं। उन्हें पालो पोसो और फलीभूत करो।
भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम का बार बार बच्चों से ये कहना कि हमें हमेशा ऊंचे से ऊंचा सपना देखना चाहिए, तभी हम अधिकतम कोशिश करेंगे भी क्या डॉ. अम्बेडकर के कोट के माध्यम से वंचित समाज को दिखाए जा रहे हैं उसी सपने के पक्ष में खड़ा प्रतीत नहीं होता है। धन्यवाद साथियों, विजय भारत के साथ फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। बाय बाय।